आपके ऊपर आरोप भी ये लगा है कि बलौदा बाजार से यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं कि इस विधानसभा में बहुत सारे बाहर के लोग चुनाव लड़े और इसी विधानसभा के लोग उनको जिताने का काम किए। लेकिन बसपा क्षेत्रीय नेता पैदा नहीं कर पा रहे हैं क्या बिलाईगढ़ विधानसभा के लिए? बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत ज्यादा क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, 3 बार यहाँ जनपद के अध्यक्ष बने हैं। तो इस बार 2023 में बसपा का मेन मुद्दा क्या रहेगा? श्याम टंडन को एक बार मौका देंगे, ऐसा मुझे बिलाईगढ़ के लोगों के ऊपर भरोसा है। अब कंटिन्यू बसपा में ही काम करेंगे पूरा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से तो हम लोग जिस समय हम लोग नाबालिग थे उस समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। स्वाभाविक है अंतिम सांस तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता बनकर इसमें काम करते रहे। कैसे देख रहे हैं सरकार के कामकाज को? देखिए, आप धान खरीदी की बात कर रहे हैं। धान खरीदी में सरकार की नीयत सही नहीं है। अच्छा, वो तो बुराई नहीं बुराई नहीं, एक अच्छाई में देखिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का किसान का बेटा है। हाँ, जानता तो है कम से कम किसानी, नांगर का मुठिया धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी जंक्शन और मैं हूं आपके साथ सोनू साहू। आज हम तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं दावेदार में, और दावेदार में आज हम बिलाईगढ़ विधानसभा की बात करेंगे। इस विधानसभा में आज बसपा पार्टी से जो दावेदारी करते हैं, 2013 से जो दावेदारी करते आ रहे हैं श्याम टंडन जी, आज हम उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में आखिर बसपा का रणनीति क्या है। क्योंकि इससे पहले 2018 विधानसभा चुनाव में बसपा पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, कहीं ना कहीं कुछ वोटों के कारण पीछे, कांग्रेस से पीछे रहे। आज उसी को समझेंगे कि 2023 में इस बार क्या रणनीति है। हम रूबरू करेंगे हमारे साथ श्याम टंडन जी। नमस्कार। आपके नमस्कार सोनू भाई, और आपके चैनल के माध्यम से बिलाईगढ़ के सभी मतदाताओं को प्रणाम, जय जोहार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपके शुरू से बचपन से पढ़ाई कहाँ हुआ, एजुकेशन कहाँ हुआ, इसके बारे में जानना चाहता। दरअसल मेरा जन्म स्थान बलौदा बाजार के पास ग्राम चूल्हा, और मैं वहीं पला बढ़ा। प्राथमिक मेरा शिक्षा वहीं हुआ। बाद में मैं चक्रपानी हाई स्कूल बलौदा बाजार में शिक्षा किया। ओल्ड मैट्रिक तक मैं शिक्षा करने के बाद 3 भाई बहन हैं, मैं 3 भाई 3 बहन। तो मैं अपने भाई और बहनों की जवाबदारी लेने के लिए परिवार में पिताजी दादाजी को सहयोग करने के लिए मैं खेती किसानी के काम में उनको हाथ बटाने का काम किया। और उसी समय से फिर पंचायत चुनाव में वार्ड का पंच, उप सरपंच, फिर आगे चल के श्रीमती सरपंच रहे। आज वर्तमान में मेरे यहाँ बहुत सरपंच है। तो दादाजी के जमाने से हम लोग इस बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े। जब मैं नाबालिग था तभी बहुजन समाज पार्टी के पॉम्पलेट, पोस्टर, वॉल राइटिंग वगैरह में हम लोग लगे रहते थे शुरू से ही। और उसी समय से हम लोग थोड़ा थोड़ा लोगों की जन सेवा में जुड़े रहे, और आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी में मुझे संगठन में पदाधिकारी बनने का मौका मिला। और जब भी बहुजन समाज पार्टी ने मुझे संगठन के रूप में जो भी जिम्मेदारी दिया, बखूबी हम लोग उस संगठन की जिम्मेदारी को निभाते आए। और आज मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश का महासचिव और केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में माननीय बहन जी के माध्यम से हमें संगठन का जिम्मेदारी मिला। 2013 विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित इस बिलाईगढ़ विधानसभा में मुझे यहाँ के लोगों की सेवा करने की दिशा निर्देश माननीय बहन जी के द्वारा हुआ। तो मैं 2013 में इधर लोगों के बीच में आया, और लोगों के बीच में अपनी बात, अपने विचार, अपनी रणनीति को बताने का काम किया। 2013 में मुझे लगभग 37,000 वोट बिलाईगढ़ विधानसभा के लोगों से प्राप्त हुआ। और फिर मैं पुनः 5 साल यहाँ के लोगों के साथ दुख में, सुख में
और पार्टी में संगठन में रहकर कंटिन्यू मैं इधर प्रयास किया, जिसका परिणाम रहा कि 2018 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में यहाँ के लोगों ने मुझे चाह रहे थे कि यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। हमारे कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्र के मतदाताओं ने भरपूर कोशिश किया, लेकिन हम लोग बहुत कम वोटों से 2018 में पीछे रह गए। हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्देश कि आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में पुनः मुझे प्रत्याशी के रूप में सभी कार्यकर्ता और हमारे हाईकमान के माध्यम से एक बार 2023 का भी प्रत्याशी मुझे लगभग घोषित हो गया है। और उसको ध्यान में रखकर हम लोगों के बीच में गांव-गांव जाने आने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकार है, जो चुनाव के पहले घोषणा करते हैं और चुनाव के बाद उस घोषणा को परिवर्तित कर देते हैं। अधिकतर जो जनहित का घोषणा उनका रहता है उसको पूरा नहीं कर पाते। तमाम सारी बातों को लेकर हम लोगों के बीच में भी जनसंपर्क में लगे हैं। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य सबसे ज़्यादा तब लगा जब मैं अपने ग्राम पंचायत का वार्ड का पंच बना। जैसे मैं वार्ड का पंच बना तो अधिकतर लोग मेरे पास कुछ समस्या को लेकर आना शुरू कर दिए। मैं उनकी समस्याओं को पहल करना शुरू किया और उस समय पंच बना तो साथ ही साथ मेरे को निर्विरोध उप सरपंच बनाए। अच्छा, तो उप सरपंच के नाते ग्राम पंचायत धरसेली करा हूँ। तो मुझे लोगों ने मेरे पास आना शुरू कर दिए। कभी जाति प्रमाण पत्र में सरपंच नहीं है तो मेरा दस्तखत करवाना। तो मेरा ऐसा जिज्ञासा लगा कि भाई लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक जन सेवक बनना जरूरी है। तो इस दृष्टि से हम लोग जो है पंचायत में एक अनुभव लगा, लोगों को काम है, चाहे आवास का हो, इंदिरा आवास उस समय चाहता था। कई लोग निराश्रित पेंशन के लिए हम लोगों के पास आते थे कि मुझे ना निराश्रित पेंशन नहीं मिल रहा है, कहाँ फॉर्म भरते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा इंटरेस्ट उससे हुआ। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो पूरे लंबे चौड़े पूरे क्षेत्र के लोग अपेक्षा करते। आज भी कई लोग जिनको कुछ थोड़ा बहुत सहयोग की ज़रूरत रहता है, कहीं कोई हॉस्पिटल में, कहीं कोई थाने पटवारी, कहीं पर भी, तो उनका मदद जरूर हम लोग करते हैं। आपके ऊपर आरोप भी ये लगा है कि बलौदा बाजार से यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता पैदा हो यहाँ। कारण क्यों यहाँ? देखिए, क्षेत्रीय की बात तो लंबे समय तक हम देखें कि इस विधानसभा में बहुत सारे बाहर के लोग चुनाव लड़े और इसी विधानसभा के लोग उनको जिताने का काम किए। इसी विधानसभा के लोग उनको बाहर के लोगों को जिताने का काम किए और बाद में फिर क्षेत्रीय और बाहरी का मुद्दा आया और मैं 2013 में जब इधर आया तो पूरा आल बोरिया बिस्तर लेकर आ गया। अच्छा, यहाँ स्थायी में यही इसी विधानसभा में मेरा निवास है। मैं मकान लिया, मकान है, जमीन है, मैं स्थायी रहा, यहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। मैंने प्रयास किया कि मैं इस क्षेत्र में कंटिन्यू रह के यहाँ के स्थानीय रहूँ। ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ नाम रहे। तो मैं चाहे वो कोई भी तीज हो, त्योहार हो, जब कभी हो, मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। यहाँ मेरा परिवार रहता है, हम लोग कंटिन्यू यहीं रहते हैं। इस मामले को देखें तो कहीं न कहीं हर कोई आदमी किसी न किसी जगह से आके यहाँ निवासरत हैं। बहुत अधिकारी कर्मचारी बच जाते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैं 2013 से इधर आया हूँ, तब से कंटिन्यू हूँ। ये दूसरा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, हम लोग यही बोलते हैं। लेकिन बसपा क्षेत्रीय नेता पैदा नहीं कर पा रहा है क्या फिलहाल विधानसभा के लिए? बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। 3-3 बार यहाँ जनपद के अध्यक्ष बने हैं
बहुत लोग विधानसभा प्रत्याशी बने हैं जो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ सक्रियता से हैं। बहुत सारे लोग बीडीसी हैं। भाई नेता तब बनता है जब उनको अवसर मिलता है, तो बहुत सारे लोगों को अवसर मिला है। तो इस बार 2023 में बसपा का मेन मुद्दा क्या रहेगा? बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का और खास करके युवाओं का जो समस्या है, हम अगर किसान की तरफ देखें तो कृषि के क्षेत्र में आने के बाद उनका बीज नहीं रहता, खाद के समय खाद नहीं रहता, सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था आज भी नहीं है। शिक्षा की तरफ देखें तो आज भी शासकीय स्कूल की स्थिति बदतर है। वहाँ मध्याह्न भोजन को ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है। अगर वहाँ देखें कि अगर कोई स्कूल का मास्टर एक सप्ताह तक स्कूल नहीं आ रहा है तो उसका शिकायत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसी स्कूल में अगर 2 दिन भी मध्याह्न भोजन नहीं बना तो उनका शिकायत हो जाएगा और बल्कि उनका जांच हो जाएगा। अच्छा। लेकिन एक सप्ताह तक अगर गुरुजी नहीं आया उसका शिकायत करेंगे तो जांच नहीं होगा। तो इस तरह शिक्षा की स्थिति है। बेरोजगार इस तरह घूम रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है। तो इन तमाम सारी मुद्दा को लेकर सरकार लंबे समय तक कांग्रेस का बना, बीजेपी का बना, वादा लंबा चौड़ा किए, लेकिन न तो किसानों की समस्या हल हुआ, न तो यहाँ शिक्षा की समस्या हल हुआ, और न ही स्वास्थ्य में जो हॉस्पिटल है, तो कईयों आप स्वास्थ्य केंद्र को जाके देखेंगे तो सिर्फ नाम बस लिखा है उसमें, और वहाँ न तो डॉक्टर है, न नर्स है, न दवाई है। आज़ादी के बाद भी इधर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें अभी पहुंच मार्ग नहीं है तो पैडगरी रास्ता है। गर्मी के दिन में तो 4 व्हीलर ले दे के चल देता है, लेकिन अभी बारिश के समय में बहुत सारे गांव हैं जिसमें अभी 4 व्हीलर नहीं जाते। वहाँ के लोग अगर कहीं बीमार पड़ गए तो आज भी लोग खाट में उसको उठा के रोड तक ले जाते हैं। कई गांव के नदी नाला ऐसा है जिसमें एक नाले में पुल नहीं बनने के कारण लोगों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। आपका ये धाराशिव और ये ठकुरदिया का नाला जो है, इधर आपका चंद्रनगर का नाला है, उधर आप जाके देखेंगे तो रिको तरफ कंतरा नाला है, और उधर आप बार तरफ जाके देखेंगे तो उस तरफ और इतना बिहड़ स्थिति है कि वहाँ मैं उस गांव में जाऊंगा तो आज के परिस्थिति में मुझे मोटरसाइकिल में जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा स्थिति है। कई गांव में लाइन तो जरूर है, लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ लो वोल्टेज है, पर्याप्त लाइट भी नहीं है। बहुत सारे गांव में लाइट का भी अभी तक संचार नहीं हो पाया है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज तक कांग्रेस की सरकार बना, बीजेपी की सरकार बना, और इन सरकारों ने इन किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, छात्रों का अभी तक जो समस्या है उसको हल नहीं कर पाए, जिसके बारे में बहुजन समाज पार्टी अपने विचार को रखकर आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को अगर मौका मिलता है तो किसानों का, गरीबों का, बेरोजगारों का इस मुद्दे को विशेष रूप से ध्यान दें। किसानों के लिए क्या हो सकता है बसपा में? क्योंकि कांग्रेस सरकार अभी 2800 रुपये में धान खरीदने की घोषणा, 20 कुंटल धान खरीदने की घोषणा। शिक्षा क्षेत्र में बात की तो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करने के लिए आत्मानंद खोल रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। बेरोजगारों की अब बात की है तो बेरोजगारों में बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सरकार के कामकाज को? देखिए, आप धान खरीदी की बात कर रहे हैं। धान खरीदी में सरकार की नीयत सही नहीं है। उन्होंने 2500 रुपये का वादा किया, लेकिन जब देने की बारी आया तो सबसे पहले पटवारी से उनका रकबा कटवाया गया ताकि वो कम धान बेचे। अच्छा। दूसरी बात, वो एक मुश्त 2500 देने के बजाय उसको किस्त में देने का काम किए। भले सरकार डींग हाँक रहा है कि हम इनको इतना दे रहे हैं, लेकिन जो किसान है जिनको धान के एवज में किस्त में पैसा मिल रहा है, वो उन्हीं को पता है कि उस पैसे से उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक मुश्त किसान को अगर मिलता तो किसान की कोई ज़रूरत का चीज़ एक मुश्त में तो उनको फ़ायदा कुछ तो होता। लेकिन सरकार अभी 20 कुंटल खरीदने की बात कर रहा है। इनका सत्ता 5 साल तक कुर्सी में रहे, 5 साल तक कुर्सी में रहे, ये 15 कुंटल जो खरीदने का निर्धारित
तय उनका मानक था, उसमें अगर 5 किलो भी बढ़ा देते, 15 कुंटल 5 किलो, तो इनका उपलब्धि माना जाता। लेकिन ये 5 साल तक तो कुछ नहीं किए। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद अब अगले बार हमें सत्ता में बिठाओ तो हम 20 कुंटल लेंगे। आज भी मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, गांव के ऐसे ऐसे किसान लोग हैं जो 20 कुंटल पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, कारण है कि उनके पास समय में बीज नहीं मिलता, उनको समय में खाद नहीं मिलता, गरीबी में, महंगाई में, कर्ज में वो अपना खेती करते हैं, और कर्ज में खेती करने से उनके खेत में अगर बीमारी आ गया तो वो पैसा खोजते खोजते दवाई के लिए उनका बीमारी जो है खेत का बढ़ जाता है, और दवाई मिला तो सिंचाई किए तो जितना बच गया वो उन्हीं का फसल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 कुंटल पैदा नहीं होता, 20 कुंटल से ज़्यादा 30 कुंटल 35 कुंटल भी पैदा कर लेंगे। लेकिन जो किसान जिनके पास साधन है, संसाधन है, सक्षम है, समय के पहले उसके पास बीज है, समय के पहले उनके पास खाद है, और समय के पहले उनके पास दवाई है, तो 20 कुंटल से भी ज़्यादा धान पैदा किया जा सकता है। लेकिन आप अधिकतर देखेंगे तो 90% किसान ऐसे मिलेंगे जो अभाव में कृषि कर रहे हैं, कर्ज में कृषि कर रहे हैं। ऐसे लोग 20 कुंटल शायद पैदा कर पाएंगे और इस योजना का लाभ शायद उनको मिल पाएगा। बेरोजगारी भत्ता को कैसे देखें? बेरोजगारी भत्ता को तो आप देख रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता को सरकार उनकी घोषणा को देखें, ये घोषणा तो 4 साल 5 साल पहले हो गया, 4.5 साल पहले हो गया था, उसको लागू होना था। लेकिन उन्होंने लागू कब किया? जब एन चुनाव वक्त आया। इसके पहले क्या बेरोजगारों का समस्या नहीं रहा? क्या अभी बेरोजगारों का इतना समस्या आ गया कि वो हम कुछ गिने चुने लोगों को अभी बेरोजगारी भत्ता मिलने का, और उसमें उसका प्रोसीजर इतना लंबा चौड़ा है कि बहुत लोग उस प्रोसीजर के चक्कर में लटके पड़े हैं। तो इसका लाभ युवाओं को शायद मिला है, कुछ लोगों को अभी मिलना शुरू हुआ है। ये सिर्फ ये चुनाव में ये कहना कि हम भाई देखो वादा पूरा कर रहे हैं, ये सिर्फ वो अपनी वादा पूरा करने की बात को साबित करने के लिए अभी जो दिया जा रहा है, ना कि बेरोजगारों के हित में दिया जा रहा है। अच्छा, बेरोजगारों के हित में दिया जाता तो 4 साल पहले से ही दे देते, जिससे बेरोजगार थोड़ा सा उनको भत्ता मिलने से उनका आर्थिक स्थिति सुधर जाता। लेकिन वो तो अभी तक हुआ नहीं। 4.5 साल गुजरने के बाद अभी दे रहे हैं, अब अभी दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों को मिल रहा है, और बहुत सारे लोग फॉर्म भरे अभी भी दे इंतजार में है। बहुत सारे लोगों को तो आज भी है। आत्मानंद स्कूल कोई नया ये नहीं है, पुराने स्कूल को नया नाम दिया गया है। अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल ठीक है, होना चाहिए। मतलब भूपेश बघेल के काम अच्छा लगा? काम अच्छा नहीं है, देखिए काम अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहीं इस तरह का पहल है, स्कूल खुलना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए जो पहल है वो ठीक है। अच्छा, उनकी कामों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनकी कामों को तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे, अगर हम उनके चुनावी घोषणा को देखें तो आज भी आप जाके देखेंगे तो किसी का बिजली भी फ्री नहीं है। 1000 रुपये किसानों को, निराश्रितों को पेंशन देने का बात हुआ तो आज भी लागू नहीं है। शराबबंदी का बात हुआ तो उसका तो आप देख ही रहे हैं कि आज सरकार ही शराब बेच रहे हैं, और उस शराब में कईयों करोड़ों का घोटाला हो रहा है। और न ही आज किसानों के लिए सिंचाई नहर की व्यवस्था की इन लोग घोषणा किए थे, कहीं पर सिंचाई नहर। आज भी वनवासियों को पट्टा की बात की, आज वनवासी पट्टा के नाम से इतना दुखी और चिंतित हैं कि पट्टा के नाम पर कांग्रेसी नेताओं ने उनसे दलाली करने का काम कर रहे हैं, उनसे कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर देश में चावल घोटाला का भी बात हो रहा है, आज बड़े पैमाने पर कोयला घोटाले की बात आ रहा है, पता नहीं और क्या क्या बहुत सारे घोटाले तो अभी चल ही रहे हैं। मतलब जो बीजेपी का आरोप है वो सेम बसपा का भी ऐसा आरोप नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई दूध का धुला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही शराब को शासकीय प्राथमिकता मिला है, और उसी शासकीय प्राथमिकता को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रहा है। जिस तरह कांग्रेस सरकार अभी गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी का योजना लाकर सरकार की खजाने का बंदरबाट कर रहे हैं, ठीक इसी तरह
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रतन ज्योत के नाम पर पूरे देश के खजाना को लूटने का काम किया। आज कहीं रतन ज्योत नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे काम जो है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसानों को जर्सी गाय बांटने का बात किए थे, चरण पादुका बांटने का बात किए थे। तो ये सब लोगों को उनके वोटों के प्रति उनको प्रभावित करने के लिए इनका घोषणा पत्र है। वास्तविक में इन लोग छत्तीसगढ़ के किसानों का, गरीबों का, यहाँ के रहने वालों का विकास नहीं करना चाह रहे हैं। अगर विकास करना चाहते तो हमारे इसी बलौदाबाजार जिला में ही अगर देखें तो 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सीमेंट फैक्ट्री है। आप उसमें जाके पता कर लीजिए कि स्थानीय लोगों को कितना काम मिला है। अच्छा, नए बेरोजगारों को वहाँ काम मिला है। बल्कि आज यहाँ बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर, उनकी गाड़ी चल रहे हैं, रोड में एक्सीडेंट बढ़ रहा है, लोगों की जान माल का जो कहीं पर ये नहीं है। शराब गांव-गांव में इस तरह बिक रहा है। आदिवासियों को 5 लीटर शराब रखने की आज़ादी है, लेकिन आदिवासी के घर में छापा मारा जा रहा है। 1-2 लीटर दारू पाने के बाद में भी उनके ऊपर 34 बना के उसके जेल में डाला जा रहा है, अवैध उगाही किया जा रहा है। तो इस तरह की बात आज भी कांग्रेस सरकार की इस शासन में चल रहा है। बीजेपी की शासनकाल में भी सेम इसी तरह, चाहे वो महंगाई हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे पेट्रोल डीजल को देखो, खाद को देखो, दवाई को देखो, तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इस बार क्या लगता है, शराबबंदी, बसपा भी उस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाएगी वोट मांगने के लिए? बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांशीराम साहब, आज के डेट में बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी जब से बना, बहुजन समाज पार्टी का एक ही घोषणा है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। भारत के जो संविधान में जो सारे नियम है, सारे कानून हैं, वो अक्षरशः अगर पालन हो जाए तो निश्चित रूप से किसी को कुछ घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर शराब स्वास्थ्य हित के लिए हानिकारक है तो उसमें तो प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन आज चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सारा शराब को एक प्रकार का सरकार का राजस्व बताकर उससे इस छत्तीसगढ़ की सरकार चल रहा है ऐसे बताकर इसको छत्तीसगढ़ में अभी शराब का जो ये चल रहा है। लेकिन हम लोगों का मानना है कि शराब अगर कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। अच्छा, आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे जनता कैसे क्या काम करना चाहते हैं जो ज्वलंत मुद्दा हो, ज्वलंत आवश्यकता है जनता को? बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र, बिलाईगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए जिस तरह से कोई भी शासन का योजना आता है और उस योजना को यहाँ जनता तक पहुँचने के लिए कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से हिला हवाला किया जाता है और लोगों को घुमाया जाता है, उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। इन तमाम सारी चीज को इस देश में भारत के संविधान के आधार पर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अधिकारी कर्मचारी अपनी जवाबदारी को बेखूबी से निभाए और जिस दिन अधिकारी और कर्मचारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छा, इस बार क्या लगता है बसपा इस बार कितने वोट से आगे जा सकते हैं कि पीछे आ सकते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बिलाईगढ़ विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। कल कांग्रेस में कोई आ जाए, बीजेपी में कोई प्रत्याशी बन जाए, उनके बारे में तो
कईयों को न नाम पता, न गांव पता, न उसके चाल न चरित्र के बारे में पता। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में 2013 से लेकर 2018 और 2023 तक हूँ। मेरे बारे में आप लोगों को जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं है। अभी भी मेरे बारे में कुछ जानना है तो मेरे आगे 3 महीना समय है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो अपना प्रत्याशी एन चुनाव के वक्त में तय करती है, ताकि उसके बारे में आप लोगों को जानने का समय नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने जाने पहचाने श्याम टंडन को एक बार मौका देंगे, ऐसा मुझे बिलाईगढ़ के लोगों के ऊपर भरोसा है। और हमारे बिलाईगढ़ के तमाम मतदाता ही बता सकते हैं कि उन्होंने मुझे आगे कितने वोट से जिताने का काम करेंगे। मैं अपने मुंह से इस बात को नहीं। क्या लगता है पिछले बार तो क्योंकि गठबंधन था जोगी कांग्रेस के साथ बसपा, बिलाईगढ़ क्षेत्र में आपको इतना वोट मिला, तो जोगी कांग्रेस का भी उसमें योगदान था वोट लाने का? निश्चित रूप से योगदान था। जोगी कांग्रेस नया पार्टी था, उसका उतना मतलब संगठन नहीं था, लेकिन जरूर उसके संगठन के लोग हम लोगों को मदद किए हैं। और कितना मदद किए हैं उसको हम एक एक गांव, एक एक बूथ स्तर पर समीक्षा किए हैं। जरूर उनका सहयोग रहा है, मदद रहा है, बहुत लोग मदद किए हैं और उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार कोई गठबंधन आने वाला है बसपा में? ये गठबंधन की बात हमारे राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर होगा नहीं होगा, इस विषय पर मैं नहीं कह सकता, मेरा अधिकार नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विशेषाधिकार में है। वो हमको जैसा दिशा निर्देश करेंगे तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। 2018 में विधानसभा चुनाव का तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा था जी, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा में वोट कम मिले, 14,000 के लगभग वोट मिले। इसका कारण क्या था? नहीं, हम लोगों को लोकसभा में 26,000 वोट पड़ा है। हाँ। लोकसभा और विधानसभा का सिचुएशन अलग है, ग्राम पंचायत और वार्ड पंच का अलग अलग सिचुएशन रहता है। तो वो अपनी अपनी ये है, कांग्रेस का भी देखें, बीजेपी भी देखे, सभी भी देखे, वो केंद्रीय मुद्दा है और ये अपना प्रदेश का मुद्दा है। तो इन बहुत सारे बातों में इस बात का अंतर जरूर पड़ता है। नहीं, लेकिन लोकसभा में भी तो केंद्रीय मुद्दा है, समझ रहे हैं। उसमें दाऊ राम रत्नाकर जी भी काफी आपके प्रचार किए थे, सघन प्रचार प्रसार भी किए थे जी। लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है ना कि विधानसभा में इतने वोट के बाद आप लोकसभा में इतने कम वोट पाए। नहीं, विधानसभा और लोकसभा में लोगों की सिचुएशन सब अलग अलग ये में रहता है। और मुझे नहीं लगता कि क्या है कि जो लोकसभा का प्रत्याशी रहता है उनके लिए 8 विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। अच्छा। और जो विधानसभा है तो कुछ गांवों का है, तो हम लोग ज़्यादा सघन प्रचार करते हैं और बहुत सारे चीज़ इसमें, बहुत सारे मुद्दा इसमें चुनाव में इस बात को जरूर प्रभावित करता है। तो लोकसभा और विधानसभा में तो हमेशा रहा है, अलग अलग सिचुएशन रहा है। आप लगातार, क्योंकि बिलाईगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के भी विधायक है और राज्य में सरकार भी कांग्रेस का है, इसमें आप यहाँ बिलाईगढ़ विधानसभा में विपक्ष में पहला नंबर पे है जी। तो आप विधायक के ऊपर मुख्य आरोप क्या है आपका? देखिए, मैं विधायक के ऊपर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सारे लोगों ने उनको अच्छा तरीका से जान चुका है, पहचान चुका है, उनकी क्रियाकलापों को जान चुका है। वो प्रोटोकॉल में चलने वाले लोग हैं। हमारे बिलाईगढ़ के लोगों ने 2018 में प्रोटोकॉल वाला विधायक चुना और जो आदमी प्रोटोकॉल में चलता है उनको रोड में चलने वाले लोग, गांव में रहने वाले गरीब लोग, बेरोजगार लोग, किसान लोग नजर नहीं आते। और निश्चित ही हमारे बिलाईगढ़ के सभी किसान, नौजवान, बेरोजगार सब उनसे वाकिफ़ हैं, उनके कार्यों से वाकिफ़ हैं और उन लोग ही आने वाले समय में अपना जो निर्णय है
उसको लेने के लिए सब अभी से अपना मन बना रहे हैं। अच्छा, कैसे विधायक का कार्यशैली कैसा है उसका? विधायक का कार्यशैली तो आप लोग अच्छा तरीके भली भांति जान रहे हैं कि उनका जो काम है, मिलने जुलने का तौर है, तरीका है, लोग बताते हैं कि उनसे बात करने के लिए फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, और बहुत सारे उनसे मिलने जुलने या गांव की कोई भी बात है, कोई भी समस्या है जिनके लिए उनके पास भी जाते हैं तो काम नहीं होता। जिस तरह पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे, उसी तरह है कांग्रेस में विधायक बनने वाले लोग इसी तरह इस क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा करते आए हैं। ऐसा लोगों का भावना है। कभी मुलाकात हुई विधायक साहब से? स्वाभाविक है, विधायक जी कभी कभी हम लोग, चाहे वो गुरु घासीदास जी की जयंती कार्यक्रम हो या कहीं दुख सुख का कार्यक्रम है, तो सहयोग हो जाता है, मुलाकात हो जाती है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार पिछले जो सरकार थे यहाँ सनाम जागरेकर और बीजेपी, उससे ज़्यादा विकास यहाँ भिलाईगढ़ विधानसभा में हुआ है इस बार, जो चंद्रदेव राय जी उसके कार्यकाल में। अब देखिए, अपने मुंह से विकास की बात करना कोई भी कर सकता है, मुंह में विकास की बात, विकास की गाथा गाया जा सकता है, लेकिन गांव में विकास खुद ही दिखता है। आज जाके आप देखना, इधर वनांचल के क्षेत्र में इतना रोड दयनीय स्थिति है। आज भी बहुत सारे गांवों में बिजली की लो स्थिति है, लो वोल्टेज है। आज भी बहुत सारे लोग जो गांव में निराश्रित हैं, वास्तविक रूप से निराश्रित पेंशन के हकदार हैं, पात्र हैं, वो वंचित हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। बहुत सारी यहाँ जो समस्या है वो जस का तस लंबे समय से बना हुआ है। और कांग्रेस की सरकार कह रहा है कि भाई हम विकास किए हैं, बीजेपी वाले बोले हम लोग 15 साल विकास किए हैं। ये अपने मुंह में ही अपना विकास की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को खुद पता है कि यहाँ कोई विकास नहीं हो। इसमें बसपा उतना ज्यादा विरोध करते नजर नहीं आया भिलाईगढ़ विधानसभा में, आखिर क्यों? बहुजन समाज पार्टी नीतिगत विरोध करता है। हाँ, और हम लोग नीति को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संवैधानिक तरीका से हमेशा किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार क्षेत्र के लोगों को या आम जनता को होता है तो बहुजन समाज पार्टी विधिवत अपनी संगठन के माध्यम से, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति जी को हो, चाहे महामहिम राज्यपाल को हो, कलेक्टर या एसडीएम के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दा को, ज्वलनशील मुद्दों को, जरूरत आवश्यकता की चीज़ों को या सरकार के अन्याय अत्याचार को या इनकी जन विरोधी नीतियों को हमेशा अवगत कराने का काम किए हैं। जैसे चाहे वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा एक आदिवासी के सर में पेशाब किया गया, उसका भी ज्ञापन दिए। अभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर बहुत सारे लोग आज नौकरी कर रहे हैं और उनका बकायदा जांच हुआ, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो SC ST के लोगों ने सरकार को आगाह किया, आमरण अनशन किया, सरकार ध्यान नहीं दिए और ध्यान नहीं दिए तो अभी विधानसभा सत्र के दौरान SC और ST के लोगों ने सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए नग्न प्रदर्शन उनको करना पड़ा। नग्न प्रदर्शन करना भी बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। ऐसे करके इस कांग्रेस के सरकार को उन्होंने नग्न प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुआ और इतना ये सरकार, इनको तो किस मुंह से कोसा जाए, इस तरह की स्थिति है। और किस मुंह से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसी लोग कहते हैं कि विकास हुआ है।
भूपेश बघेल कौन सा एक काम अच्छा लगा है जो आपको अच्छा लगा है, ये काम अच्छा किया है करके? भूपेश बघेल का कोई योजना, कोई ऐसा काम, ये काम जनता के लिए अच्छा हुआ, ऐसा कुछ बसपा को लगा है क्या? भूपेश बघेल का एक ही काम मेरे को अच्छा लगा कि वो सारे विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी किया। यही उनका एक बहुत बड़ा उपलब्धि, अच्छा नहीं, काम। अच्छा ही, वो तो बुराई नहीं है। बुराई नहीं, आप एक अच्छाई। अच्छाई में देखें, ठीक है, छत्तीसगढ़ का किसान का बेटा है, हाँ, जानता तो है कम से कम किसानी, नांगर का मुठिया धरना है, तो किसान का बेटा है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन उनको मौका मिला था छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम करने का। 1,21,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ का वर्तमान बजट है। उन बजट में, उनके बजट के अलावा आज आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ 82,125 करोड़ का कर्जदार है। इतना बजट के बाद में भी 82,000 करोड़ का कर्जा हमने किया है, जिसको इस छत्तीसगढ़ के लोगों को छूटना पड़ेगा। चाहे वो पेट्रोल के रेट बढ़ाए, चाहे डीजल का रेट बढ़ाए, चाहे खाद का रेट बढ़ाए, चाहे डीजल का दवाई का रेट बढ़े, चाहे टमाटर भाजी का रेट बढ़े। अच्छा, तो आज महंगाई तो स्वाभाविक है, देश कर्ज में है, तो उस कर्ज को मेंटेन करने के लिए महंगाई कम होने वाला नहीं है। किसान का बेटा है, मुख्यमंत्री बन गया था, छत्तीसगढ़ में उनकी नेतृत्व में सरकार बना था, उनको छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में अच्छा काम करने का बढ़िया मौका मिला था। मतलब भूपेश बघेल का जो छत्तीसगढ़ियावाद है वो उससे आपको अच्छा लग रहा है, प्रभावित हुए हैं आप? अब स्वाभाविक है, हम सब छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में सभी समाज के साथ लोग एक साथ एक गांव में, एक बस्ती में रहते हैं और छत्तीसगढ़ की सारी परंपराओं को एक साथ मिलके, चाहे वो दुर्गा पूजा, गणेश पूजा हो, चाहे राम रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे जो भी सांस्कृतिक गांव में कार्यक्रम हो, तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पूरे समाज के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः हम लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। और इसी बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बीच के भाई भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन उन्हें इस छत्तीसगढ़ के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम करना चाहिए था। अब कंटिन्यू बसपा में ही काम करेंगे पूरा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से तो हम लोग जिस समय हम लोग नाबालिग थे उस समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा, और आज इतना लंबा सफ़र 52 का सफ़र जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने में लगा है। स्वाभाविक है, अंतिम सांस तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता बनकर इसमें काम करते रहे। चुनाव में कभी ऑफर नहीं आया बलाईगढ़ विधानसभा से कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए, कांग्रेस या बीजेपी में? नहीं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी में ही। ऐसा कभी ऑफर आया क्या नहीं कोई पार्टी से? आज कांग्रेस और बीजेपी की किसी की वो हिम्मत नहीं है जो हमारे जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और बीजेपी में आने का कोई ऑफर दे। अच्छा, क्योंकि हम लोग, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो बहुत कर्मठ हैं और हमारे बहुत सारे गांव में लोग हैं, मतदाता लोग भी हैं। बहुत सारे आम कार्यकर्ता नेता के अलावा हमारे मतदाता भी इतना कर्मठ है कि उन कर्मठ मतदाताओं को किसी भी कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक न तोड़ने का काम किया, न कर पाएंगे। अच्छा, इस बार क्या लगता है बसपा छत्तीसगढ़ में कितना सीट लाने की संभावना है? समय का खेल है। हाँ, समय बताएगा, दावा तो कोई किया नहीं जा सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नीति में, उसके दिशा निर्देश में अपनी योजना बना रहे हैं। हमारे सारे प्रदेश के प्रभारी लोग इस रणनीति में लगे हुए हैं। उन लोगों का पूरा समय विधानसभा में प्रत्याशियों का गणित बिठाने में और लोगों के बीच में जनसंपर्क, मीटिंग, सभाएं, कार्यकर्ताओं का, सेक्टर का, बूथ का, वर्करों का, कार्यकर्ताओं का समीक्षा
हम लोग अभी कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव के आते आते बहुजन समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के एक निर्णायक भूमिका में अपना वजूद यहाँ स्थापित करेगी। जाने का समय हो गया है, जनता क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिलाईगढ़ के आप सभी को सादर निवेदन प्रार्थना करते हुए आप लोगों से यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के लिए मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। आप लोगों के बीच में लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा एक दिली तमन्ना है कि मैं आप लोगों का एक बार सेवा करूं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग हाथी छाप का बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम, जय जोहार। बिलाईगढ़ विधानसभा का लगातार 2013 से दावेदार हैं श्याम टंडन जी बसपा से, और चुनावी मैदान में काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं बिलाईगढ़ विधानसभा, क्योंकि इस बार 2018 में कोई क्षेत्र में आगे तो कोई क्षेत्र में पीछे चल ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश दूसरे स्थान पर आकर रुक गए और बिलाईगढ़ विधानसभा में 2018 में बीजेपी तीसरे स्थान पर रहे और पहले स्थान पर कांग्रेस रहे और यहाँ विधायक चुने। ऐसे ही हम दावेदार के इंटरव्यू लगातार सामने लाते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे उन दावेदारों की कि आखिर उद्देश्य क्या है बिलाईगढ़ विधानसभा।